गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बीए फाइनल के सेकंड पेपर पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन की सेकंड यूनिट पर्यावरण अवनयन का सेकंड पार्ट पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। पर्यावरण अवनयन आपने इसकी पिछली क्लास में देखा था कि जब पर्यावरण अवनयन अपनी आखिरी स्टेज पर आता है तो पर्यावरण प्रदूषण का रूप ले लेता है। और पर्यावरण प्रदूषण हम जानते हैं, हमारे आसपास के फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और जब उसमें प्रदूषण होता है या स्वच्छ वायु में अस्वच्छ वायु का मिलना या स्वच्छ जल में अस्वच्छ जल का मिलना, प्रदूषित जल का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। वहीं स्वच्छ वायु में अस्वच्छ वायु का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरह आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी देंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे न केवल विकासशील देश, अल्प विकसित देश, विकसित देश भी इसके प्रति काफ़ी चिंतित हैं। पर्यावरण में हम सभी रहते हैं और आसपास जितने भी प्राकृतिक साधन हैं जैसे जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव सभी हमारे पर्यावरण बनाते हैं और इन सभी का हमारे शरीर की रचना पे, स्वास्थ्य पे, मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये सभी तत्व जितनी स्वस्थ होंगे उतना ही हमारा जीवन भी खुशहाल एवं स्वच्छ होगा। औषधि विज्ञान के जनक ने भी जीवन के लिए जलवायु एवं मिट्टी को आवश्यक कारक के रूप में माना है, इसलिए इनका स्वच्छ होना मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। हम पर्यावरण प्रदूषण की कुछ परिभाषा देखेंगे। जैसे जब जल, वायु एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं में असंतुलन एवं आवासीय परिवर्तन द्वारा जो हानिकारक प्रभाव जीव जंतु एवं मानव पे पड़ते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। अगली है कोई भी ऐसी क्रिया जो प्राकृतिक साधनों से मुक्त उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रदूषण कहते हैं तथा परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति को भी प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण उस स्थिति या दशा को कहते हैं जो मानव द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा का इतनी अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं। प्रदूषण के कई कारक होते हैं। घरेलू गंदगी, यदि हम घर का कचरा बाहर डालते हैं तो भी प्रदूषण होता है। ज़मीन पे खुला छोड़ देते हैं तो मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। यदि हमारे आसपास कोई नदी या तालाब है और हम वहाँ पर जाके अपने घरेलू कोई कार्य करते हैं तो वह जल भी अस्वच्छ होता, तो कहीं ना कहीं घरेलू गंदगी भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है। दूसरा रहता है कल कारखाने। जिस तरह जो कारखानों में जो भी काम होता है या जो भी उनका जल होता है, जब उनको सीधे नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है जिससे जल प्रदूषण होता है, तो कहीं ना कहीं कल कारखाने भी प्रदूषण के कारक होते हैं। कीटनाशक, जब हम मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए या कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए जब हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी की ऊपरी परत या उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये भी प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ हो, चाहे ऑटोमोबाइल जलन पदार्थ हो, इनका भी जब हम उपयोग करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं प्रदूषक के प्रमुख कारण होते हैं। प्रदूषण के प्रकार हम सभी जानते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये प्रमुख प्रदूषण के प्रकार होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वायु प्रदूषण। जिस तरह आप देख रहे हो, ये कारखानों की चिमनियों का धुआं है जो ऊपर के वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। वायुमंडल में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और जब ये प्रदूषित धुआं वहाँ जाकर उन गैसों में मिलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी स्वच्छ वायु में अस्वच्छ वायु जब मिलती है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके बिना उसका जीवन अस्तित्वहीन है। वायुमंडल में विभिन्न गैस विभिन्न मात्रा और एक निश्चित मात्रा अनुपात में पाई जाती हैं। शुद्ध वायु में सभी गैसों की अनुपात एवं मात्रा एक निश्चित होती है, किंतु इनके कम या अधिक होने से जो प्राकृतिक संतुलन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य जो है वो 24 घंटे में 22 बार सांस लेता है और उसको अपने फेफड़ों में भरता है। तो यदि वो स्वच्छ वायु होगी तो वो स्वस्थ होगा, लेकिन जब यही वायु अस्वच्छ हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित होगा।
वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस, जलवाष्प, धूलकण का अनुपात इन्हीं कारणों से बदलने लगता है और जब कुछ कण वायु में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसका प्रभाव मानव पर, जीव जंतु पर, वनस्पति पर, वायुमंडल पर एवं भवनों पर पड़ता है। हम देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा हम जानते हैं कि एक जीवन जल चक्र होता है जिसमें बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, संघनन होता है। जब समुद्र का जल सूर्य की तेज ताप के कारण भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो वह बाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है और संघनन के द्वारा वह पुनः नीचे वर्षा के रूप में आता है और कुछ जल भूमिगत हो जाता है पेड़ों के माध्यम से और कुछ जल नदियों झीलों के माध्यम से बहकर पुनः समुद्र में मिल जाता है। तो ये जो रोटेशन चलता है, जो प्रक्रिया चलती है, उसको हम जीवन जल चक्र कहते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वर्षा होती है, लेकिन प्रदूषण के कारण जब कुछ अम्ल, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, खासतौर से इसमें वायु प्रदूषण मुख्य रहता है, तो वायु प्रदूषण के कारण जब विभिन्न प्रकार की गैस, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, ये जब विभिन्न प्रकार के अम्ल, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कार्बोनिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, ये जब अम्ल बनकर वर्षा के साथ नीचे धरती पर आते हैं तो वो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेते हैं। तो अम्लीय वर्षा 1872 में लंदन के मैनचेस्टर शहर में कुछ लोग बारिश में घूमकर बारिश का आनंद ले रहे थे, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री थे डॉक्टर स्मिथ। उन्होंने देखा कि वर्षा के जल में कुछ अम्ल उन्होंने महसूस किया और इसका कारण जानना चाहा। काफ़ी अध्ययन के बाद उन्होंने ये निकाला कि वर्षा में उपस्थित अम्ल विभिन्न प्रकार की गैसों से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और उनकी कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है और उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा का नाम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन रखा। अम्लीय वर्षा एक पर्यावरण समस्या है जिसका असर जो है बहुत लंबे क्षेत्र तक पड़ता है और इसमें क्या होता है, एक देश अनजाने में कोई गलती करते हैं और उसका जो खामियाजा होता है या जो उसका नुकसान होता है वो दूसरे देश को उठाना पड़ता है। विभिन्न उद्योगों की विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में जाते हैं जो नमी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। जब ये वायुमंडल मिलते हैं तब ये वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं और इसी को हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं और इसका प्रभाव भी मानव, जीव जंतु और वायुमंडल पे पड़ता है। आगे हम देखते जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी एक जनरल सामान्य परिचर्चा है। जल प्रदूषण हम सभी जानते हैं कि जिस तरह जब एक साफ जल में अशुद्ध या स्वच्छ जल में अशुद्ध जल का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है, चाहे आप इसको कारखानों द्वारा डाला गया हो, चाहे मानव द्वारा किया गया हो, कैसे भी करके यदि जब नदियों झीलों का जल प्रदूषित किया जाता है तो या होता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण है। जब जल में अवांछित पदार्थ घुल मिल जाते हैं जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल के प्राकृतिक गुणवत्ता क्वालिटी में कमी का आ जाना, जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में परिवर्तन होना या प्राकृतिक आपदाओं से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना, इन सभी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आधार होते हैं और ये हम जानते हैं 71% भाग पर जल पाया जाता है जिसका उपयोग मानव, जीव जंतु, जीवधारियों के अलावा विभिन्न प्रकार की सिंचाई, नौका विहार, जल विद्युत आदि कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण की परिभाषा प्रोफेसर गिलपिन के अनुसार मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप जब जल के रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित वाहिनी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा वह सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है और संक्रमण रोग फैलाने में सहायक होता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी जब एक सामान्य ध्वनि से तेज ध्वनि का होना ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण सामान्य ध्वनि से अधिक ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवांछित और अप्रिय आवाज़ ही शोर है जो मानव के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है। कोई भी ध्वनि शोर है या नहीं यह उसकी तीव्रता, निरंतरता और समय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य उच्चारण और आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं।
और प्रोफेसर राय के अनुसार अवांछित ध्वनि जो मानवीय स्वास्थ्य एवं गतिशीलता में व्यवधान उत्पन्न करती है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिमल से नापा जाता है और सामान्यतः 60 डेसिमल को हम सामान्य ध्वनि कहते हैं। जब इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक ध्वनि प्रदूषण होता है और यदि इससे कम होती है तो मंद ध्वनि में आ जाता है। मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कीटनाशकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले प्रदूषण, उसको हम मृदा प्रदूषण कहेंगे। जैसे हम कई जगह देखते हैं कि नगर पालिका या शहर का कचरा किसी एकांत में डाल दिया जाता है, तो वह भी एक मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण है। और मिट्टी या मृदा मानव के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें 3 भौगोलिक समंजन हैं, जैसे कृषि, पशुपालन और व्यवसाय। कृषि के लिए मुख्य जो कृषि है वो मुख्यतः भूमि या मिट्टी पर ही निर्भर करती है, जबकि पशुपालन और व्यवसाय भी अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि उद्योगों को मिलने वाला 80% कच्चा माल मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मिट्टी से मनुष्य की 3 आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति होती है। जब मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व चले जाएं जो उसके लिए हानिकारक हो जाएं तो वह मृदा प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। सामान्यतः मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन आता है तो उसको हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत होते हैं औद्योगिक कचरा, नगर पालिका कचरा, प्लास्टिक से प्रदूषण और घरेलू कचरा। अब हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी जब हम विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारक होते हैं। वर्तमान समय में आणविक पदार्थों के उपयोग की लगातार होड़ लगी हुई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों, संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार, सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति आदि में आणविक पदार्थों के उपयोग को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। परमाणु विस्फोट से विभिन्न किरणों के माध्यम से रेडियोधर्मी तत्व निकलकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अणु बम विस्फोट में आणविक शक्तिग्रहों में वायुमंडल में अल्फा, बीटा और गामा किरणों द्वारा आणविक विकिरण से वायुमंडल प्रदूषित होता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ मिट्टी एवं जल द्वारा सोख लिए जाते हैं और ये पदार्थों से तापमान में वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव जैव जगत पर पड़ता है और इसका प्रभाव अन्य जलीय जीव जंतु पर भी पड़ता है और जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं, हमने जितने भी प्रदूषण देखे हैं उनके जो नियंत्रण के उपाय हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। यदि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचना है तो हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ों में ध्वनि को एब्जॉर्ब करने की या वायु प्रदूषण से जो भी वायु या स्वच्छ वायु निकलती है, पेड़ उनको सोख लेते हैं, जिस कारण जो प्रदूषण है वायुमंडल में शीघ्रता से नहीं जा पाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। घरों में ऐसे ईंधन का उपयोग करें जिसमें धुआं कम निकले। इसके अलावा वाहनों में शीशा रहित पेट्रोलियम का उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसके उपयोग के जो परिणाम हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हम कोशिश करें कि शीशा रहित पेट्रोलियम, डीजल उपलब्ध करें। फिर इसके अलावा उद्योगों में उन्नत उद्योग प्रणालियों का प्रयोग किया जाए, जैसे एक रीसाइकिल प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारा कचरा निकलता है उसको फिर से एक बार देखा जाता है और जितना उसमें अधिक से अधिक उपयोग हो जाता है उसका हम उपयोग कर लेते हैं और बाकी जो आखिरी में बचता है उसको हम किसी भी तरह नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा उद्योगों की जो चिमनियां हैं उन्हें एक निर्धारित मापदंडों के अनुसार रखा जाना चाहिए। वो कोशिश करना चाहिए कि जिन भी उद्योग धंधों का निर्माण किया जाए उन्हें शहर से दूर किया जाना चाहिए और उनकी चिमनियों को एक निश्चित मापदंडों में लगाना चाहिए, ताकि जो उससे निकलने वाला धुआं है वो आसपास के जो लोग रहते हैं उन पर या मानव पर या जो जीव जंतु होते हैं उन पर ये प्रभाव ना डाल सके। आगे हम देखते हैं और भी जो प्रदूषण है उनके लिए जो भी हमारे नियंत्रण संबंधी कानून बनाए जाते हैं उनका कोशिश करें कि कड़ाई से हम उनका पालन करें। इसके अलावा जो भी हमारे नदी के स्रोत हैं या जल के स्रोत हैं उनके लिए हम अधिक से अधिक स्वच्छ रखें, उनमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। कोशिश करें कि सीवेज का जल सीधे नदियों में ना मिलाया जाए, नगरों की एवं कल कारखानों की गंदगी को भी जल में सीधे प्रभावित ना होने दें। इसके अलावा हम देखें कि जो अधिक पैदावार करने के लिए यदि हमें मृदा प्रदूषण से बचना है तो अधिक पैदावार करने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद पर ध्यान दें। जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इन सभी प्रदूषण का जो प्रभाव है मनुष्य पर पड़ता है। मनुष्य पर विभिन्न प्रकार के
रोग जैसे कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार जीव जंतुओं को भी। और बहुत सी इमारतें, भवनें, जैसे हम उदाहरण के लिए यदि देखें तो आगरा का ताजमहल भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण के कारण वो अपनी जितनी सफ़ेदी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी वो सफ़ेदी अब वो धीरे धीरे पीलापन ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं ध्वनि अथवा ध्वनि और वायु प्रदूषण का कारण है। और एक और उदाहरण हम आपके लिए बताते हैं कि केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी एकदम से, वो भी अम्लीय वर्षा अथवा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। और ये सभी प्रदूषण कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा और काफ़ी अधिक मात्रा में मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश करें कि इनका हम पालन करें, इनको जो भी जितने भी प्रदूषण हैं जितना हो सकता है उनको स्वच्छ रखें और अपने जीवन को भी स्वच्छ रखें। इस तरह बच्चों आज हमने पर्यावरण अवनयन पिछली क्लास में पढ़ा था और उसी का दूसरा भाग पर्यावरण प्रदूषण, उनके प्रकार, उनके उपाय का अध्ययन किया और जाना कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है और उसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।